Am I audible properly? Yes, sir. Yes, sir. देखो, मेटलर्जी में एग्जैक्टली हमें करना क्या है? जो मेटल्स हैं मेनली वी हैव 5-6 मेटल्स जो ज्यादा यूजफुल है, जो हमारे सिलेबस में है। हमें उनके एक्सट्रैक्शन की प्रोसेस देखना है। यदि मैं इसको थोड़ा सा ब्रीफ और थोड़ा डिटेल में जाऊं तो सबसे पहले हम मेटलर्जी में क्या करेंगे, हम जनरल प्रोसेस देखेंगे। कोई भी मेटल्स हो, हम अभी मेटल्स स्पेसिफिक मेटल पे ना जाकर, व्हाट आर द various process during the extraction, during the metallurgical extraction of any metal from an ore। किसी भी ओर में से मेटल को एक्सट्रैक्ट करने की कौन कौन सी बेसिक प्रोसेस हैं, किस स्टेप्स में हम आगे बढ़ते हैं। देयर इज सम प्रॉपर चैनल, प्रॉपर वे इन विच वी नीड टू एक्सट्रैक्ट द मेटल। सबसे पहले लाइक बेसिक होगा एक्सट्रैक्शन। यदि हमारे पास मेटल है ओर से, हम इट मे बी पॉसिबल नेचर में हमें ओर इस साइज में मिले, कुछ सेंटीमीटर के साइज में, हो सकता है इस रूम के साइज में मिले। तो जो हमारे पास और हमें नेचर में मिला है उसे हमें ग्राइंड करना है, उसे पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सो ग्राइंडिंग और पल्वराइजेशन, कन्वर्जन ऑफ लार्ज और पार्टिकल इनटू स्मॉल वन। हमने छोटे छोटे पार्टिकल में उन्हें कन्वर्ट किया। अब एक बार वो छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट हो गए, मेटल्स जनरली एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ ऑक्साइड, सल्फेट, नाइट्रेट्स, उस कंबाइंड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं वो ओर में। इन्हें अब हमें क्या करना है, इसमें से वो इंप्योरिटी पहले रिमूव करनी होती है which are there in the which is not chemically combined with them, जो जस्ट प्रेजेंट है। देखो दो चीजें हैं, मैं यदि तुम्हें ये बोलूंगा SiO2, क्लियर, ये क्या है, एक पार्टिकल हो गया डॉट, इसको मैं H2O में मैंने ऐड कर दिया तो ये एक्वस सॉल्यूशन बन गया। ऑक्सीजन इससे केमिकली कंबाइंड, बट जो एक्वस H2O वो केमिकली कंबाइंड नहीं है। क्लियर? सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंप्योरिटी। एक तो वो है जो केमिकली कंबाइन होती है और एक वो है जो केमिकली कंबाइन नहीं होती, जैसे डस्ट पार्टिकल। NaCl में कुछ डस्ट पार्टिकल ऐड किए हैं तो अभी भी वो उसमें मुझे डस्ट पार्टिकल को रिमूव करना है नहीं हो फ्रॉम द ओर, तो डस्ट पार्टिकल हो गए। कुछ ऐसी इंप्योरिटीज हो गई जो नॉन अटैच्ड फॉर्म में, सबसे पहले हम उन्हें इंप्रूव करते हैं, उन्हें रिमूव करते हैं। कैसे रिमूव करेंगे, कुछ बेसिक से मेथड से, इवन वॉशिंग करके भी इंप्रूव किया जा सकता है। हम उसको सिंपली वाटर से वॉश कर सकते हैं। मैग्नेटिक इंप्योरिटीज और मैग्नेट्स का यूज कर सकते हैं। कुछ ऐसी इंप्योरिटीज हैं जो फ्रॉथ, मतलब साबुन के साथ बाहर निकल जाए, डिटर्जेंट के साथ बाहर निकल जाए, तो उनके साथ हम बाहर निकाल सकते हैं। सो बेसिक सा प्रोसेस, पहला पाउडर फॉर्म में कन्वर्जन, दूसरा उसमें से डस्ट पार्टिकल सबको रिमूव किया। अब आता है नेक्स्ट टास्क, लेट्स से वी हैव दिस ओर Fe2O3, क्लियर, आयरन का ओर। अब हमें ऑक्सीजन को रिमूव करना है, क्लियर। सो इसके बाद आता है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन प्रोसेस। सो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन प्रोसेस नेक्स्ट थिंग। फाइनली फिर हमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन के बाद यहाँ पे आयरन मिलेगा। ये जो आयरन मिलेगा इसमें दिस मेटल में बी 90 to 95% प्योर, 90 to 99% प्योर। अब हमें 99% से भी ऊपर प्योरिटी चाहिए, 99.5, 99.8, 99.99। तो हम फर्दर इसमें लास्ट स्टेप में जाएंगे, जो इंप्योरिटीज हैं, जो माइनर इंप्योरिटीज है, उन्हें कैसे रिमूव किया जाएगा। दैट इज प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल। ऑलरेडी वी गॉट द मेटल हियर, मेटल का प्यूरिफिकेशन। सो कुछ बेसिक से स्टेप्स है। तो सबसे पहले हम टाइप्स ऑफ मेटलर्जी देखेंगे, 5 स्टेप्स को देखेंगे, फिर हम स्पेसिफिक मेटल्स पे आ जाएंगे। मेटल्स कुछ जैसे हमने लिया सिल्वर मेटल, गोल्ड मेटल, आयरन, एल्यूमिनियम, जिंक, कॉपर, ये कुछ 6-7 मेटल्स हैं जो हमारे सिलेबस में। फिर हमें उसका इंडिविजुअल देखना होगा। चलो इसमें कॉपर का ये हो रहा है, ये रिएक्शन हो रहा है, इसमें मेमोराइज तुम्हें ये भी करना पड़ेगा जितने भी मेटल्स हमारे सिलेबस में उनके ओर के नेम, किसका कौन सा ओर है। यदि तुम्हें दे दिया गया व्हाट इज क्यूपराइट, सो दिस इज द ओर ऑफ कॉपर, और उसका फॉर्मूला क्या है तुम्हें लिखते आना चाहिए, क्लियर। सो रफली ये मान के चलो 20-25 ओर्स होंगे, और हो सकता है 30 की 35 भी हो। तो 30-35 ओर्स के आसपास तुम्हें उनके नेम, उनका तुम्हें एग्जैक्टली फॉर्मूला पता होना चाहिए। इज दैट ओके? यस सर। यस। तो काफी सिंपल सा चैप्टर है, मतलब मुझसे कोई पूछेगा तो शायद मैं बोलूंगा इनऑर्गेनिक में सबसे इजी चैप्टर है, और इस चैप्टर का किसी भी दूसरे चैप्टर से पूरे केमिस्ट्री में कोई रिलेशन नहीं है डायरेक्ट देखा जाए तो। मतलब कहीं कोई रिलेशन नहीं है, ऐसा नहीं है कोई चैप्टर पढ़ा होगा तो यही समझ में आएगा,
ना पीरियोडिक बॉन्डिंग से रिलेशन है, ना केमिकल बॉन्डिंग का इसमें हो जाएगा, क्योंकि स्ट्रक्चर का यूज ही नहीं आएगा इसमें कहीं। क्लियर? सो ना पीरियोडिक बॉन्डिंग का यूज है, ना किसी दूसरे चैप्टर का यूज है इसमें। एक सेपरेट चैप्टर है, इंडिविजुअल चैप्टर है, इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से यूजफुल है, तो इसलिए इसका वेटेज मेंस में भी और एडवांस में भी, दोनों में ही मिनिमम एक एक क्वेश्चन तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो, 2 तक भी आ सकते हैं। क्लियर? चलो राइट डाउन, लिखाऊं मैं, लिख रहे हो? Yes, हाँ sir. सर। लिखो, मेटलर्जी is a subject which deals with the metallurgy is a subject which deals with the science and technology applied for, which deals with the science and technology applied for the extraction of metal, applied for the extraction of metal, applied for the extraction of metal economically on a large scale from their ore, from their ore। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं पूरा सेंटेंस। मेटलर्जी is a subject which deals with the metallurgy is a subject which deals with the science and technology applied for the science and technology applied for the extraction of metals economically on large scale from their ores। चलो क्लियर है यहां तक? Yes, sir. Yes, sir. अब देखो, हाँ यहाँ पे कभी कभी एक टर्म यूज होता है मिनरल, मिनरल एंड ओर्स, ये तो हमें फील होता है दोनों रिलेटेड है एक दूसरे से। क्या रिलेशन है दोनों में, मिनरल्स एंड ओर्स में? व्हाट इज Sir, मिनरल? ore is the collection of minerals. थोड़ा सा और डिटेल में जाओ। Source of mineral. मिनरल्स जिसमें along with मेटल्स, impurities. मिनरल्स जिसमें मेटल्स होते हैं, एग्जिस्ट करते हैं नेचर में। ओर्स वो मिनरल्स है जिसमें से हम इकोनॉमिकली इट इज फिजिबल टू एक्सट्रैक्ट द ओर, सॉरी एक्सट्रैक्ट द मेटल। देखो, और मेरे पास 10 हो सकते हैं एक मेटल के, सॉरी मैं फिर से रिपीट करता हूँ, मिनरल्स आई कैन हैव 10 मिनरल्स ऑफ अ मेटल, आयरन 10 अलग अलग फॉर्म में नेचर में एग्जिस्ट करता है, बट उसमें से सिर्फ 2 मिनरल ऐसे हैं जिसमें से हम इकोनॉमिकली मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, तो उसे ओर बोल देते हैं। Ore is a form of mineral from which we can economically extract the metal. So mineral यदि बोलेंगे तो सारे ores मिनरल हैं, क्लियर, बट सारे मिनरल ores नहीं होते, सारे मिनरल में से मेटल को एक्सट्रैक्ट नहीं किया जाता है। क्या इतना क्लियर है? Yes, sir. Sir. Yes sir। Minerals which contain metal and they are naturally available in the earth crust। मैं एक काम करता हूं, मतलब थोड़ा सा थ्योरी है जो सब कुछ मैं बोल रहा हूं, कहीं मुझे लगेगा एक्सप्लेनेशन है तो मैं डेफिनेटली बोर्ड का यूज करूंगा। मैं स्क्रीन शेयर करता हूं तो तुम्हें थोड़ा सा लिखने में भी इजी होगा, मुझे एक्सप्लेन करने में भी इजी होगा, राइट? नहीं तो मैं डिक्टेट करने में ही ज्यादा टाइम चला जाएगा।
जस्ट अ मिनट, स्क्रीन शेयर कर रहा हूं मैं। Screen is visible? Yes, sir. Yes, sir. चलो मिनरल्स। हाइलाइटर, जस्ट अ मिनट। ओके, मिनरल्स पे थे हम। मिनरल्स आर द कंपाउंड्स ऑफ अ मेटल विच आर नेचुरली available in the earth crust and can be obtained by mining. They have fixed chemical composition. यदि हम बात करें ore की, the ore are the minerals from which metal can be extracted economically and conveniently. ये जो word है ना, conveniently लिखा हुआ है यहाँ पर। Conveniently, all ores are mineral, but all minerals are not ore. क्या इतना हमें समझ में आता है मिनरल्स और ores की डेफिनेशन में? Yes, sir. करो जल्दी से कॉपी। फिर ओर्स को हम डिस्टिंग्विश करेंगे डिफरेंट कैटेगरी में। लेक्चर नोट जितने सही तरीके से तुम्हारे बने होंगे ना, उतना ये चैप्टर्स इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्ट्रांग रहेगा, क्योंकि इसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी होती है, बट उतना ज्यादा फोकस नहीं रहता है इसमें। लेक्चर नोट्स पे ज्यादा फोकस रहता है क्योंकि याद करना रहता है। Done, sir. अब ओर्स का डिस्टिंग्विश देखो। एलिमेंटल और डायरेक्ट एलिमेंट्स के फॉर्म में हमें मिलेंगे नेचर में, क्लियर।
सो यहाँ पर एलिमेंटल और सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम एलिमेंट्स के फॉर्म में मिलेंगे। कंबाइंड और, अब कंबाइंड और में देखेंगे तो ऑक्सीडाइज और, ऑक्सीजन उसमें अटैच होगा। सल्फाइड और सल्फर के थ्रू अटैच होंगे। हैलोजन्स, हैलाइड्स और। ऑक्सीडाइज और में भी वी कैन डिस्टिंग्विश इनटू टू कैटेगरी, एक तो ऑक्साइड और जैसे जो एग्जांपल बोर्ड पे लिया था Fe2O3, एक होता है ऑक्सी एसिड सॉल्ट्स, जैसे हम बात करें CaCO3, उसमें भी ऑक्सीजन है कार्बोनेट के फॉर्म में। क्लियर? तो कार्बोनेट के फॉर्म हो गया। फॉस्फेट PO4 3-, उसमें भी ऑक्सीजन है। नाइट्रेट, उसमें भी ऑक्सीजन है। सल्फेट्स SO4 2-। सो ऑक्सीडाइज और में ऑक्सी सॉल्ट्स हो गए और एक ऑक्साइड और हो गया, सिर्फ ऑक्सीजन अटैच है। और ऑक्सी सॉल्ट्स में फॉस्फोरस, कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर के थ्रू अटैच है। इज दैट ओके? यस सर। लिखो, जल्दी से कर लो, इतना डायग्राम बना लो है। सर ऑक्सी सॉल्ट और के नीचे कौन कौन से ऑप्शन है? ऑक्सी सॉल्ट्स के नीचे कार्बोनेट, फॉस्फेट, नाइट्रेट, सल्फेट। ठीक है? और मैं भी बोल रहा हूँ, लिखना खुद की Yes, sir. हैंडराइटिंग लिखा होता है ना, तो थोड़ा सा याद रहता है हमें। अनिकेत का मैसेज है, सर चैप्टर में एनसीईआरटी फॉलो करना है क्या? इस चैप्टर का एनसीईआरटी पढ़ना है, बट कब? जब चैप्टर मेरा कंप्लीट हो जाएगा। एक बार मैं अपने एंड से पढ़ा दूंगा ना, उसके बाद तुम एनसीईआरटी पढ़ना। मुश्किल से 2 घंटे भी नहीं लगेंगे। और तुम्हें उसमें ऐसा कुछ लगता है, तुम क्या, मैं खुद स्क्रीन पे शेयर कर दूंगा, मुझे ऐसा कुछ लगता है कि कुछ यूजेस है, कुछ ऐसा छूट गया है, तो वो हम कॉपी कर लेंगे। मैं ट्राई करूंगा एनसीईआरटी का एक भी पॉइंट में ना छोड़ूं। ठीक है? डन सर। ब्लॉक केमिस्ट्री में भी इवन तुम जब पढ़ोगे ना, लेक्चर नोट्स पढ़ने के बाद एक बार एनसीईआरटी जरूर फॉलो करना। और मेरा सजेशन ये रहेगा, एनसीईआरटी अभी तुम पढ़ोगे तो उसमें से तुम्हें कोई भी पॉइंट लगता है कि लेक्चर नोट्स में नहीं है, लेक्चर नोट्स सामने रखो, एनसीईआरटी को पढ़ो। सिर्फ ये क्रॉस चेक कर लो कि कुछ ऐसा तो नहीं कि जो लेक्चर नोट्स में नहीं है। इवन कोई यूजेस भी हो तब वो भी, और यदि ऐसा कुछ छूटता है उसमें लेक्चर नोट्स में कॉपी कर लो, ताकि एग्जाम के एक दिन पहले तुम्हें एनसीईआरटी पलटने की जरूरत ना पड़े। तुम्हें 100% तुम श्योर रहो, कॉन्फिडेंट रहो कि लेक्चर नोट्स में सब कुछ लिखा हुआ है। ठीक है? तो एनसीईआरटी पलटो डेफिनेटली उसका भी, बट ऐसा पलटो कि डबल ट्रिपल वो ना करना पड़े। हमें दो चीजें एग्जाम के पहले फॉलो ना करना पड़े। हम एक ही चीज, एक ही सारा कंटेंट एक ही उसमें लेकर आ जाए, क्योंकि एडवांस का कंटेंट एनसीईआरटी से काफी ज्यादा है। देखो, सुन लेना 1 मिनट, फिर कॉपी करना। गैंग और मैट्रिक्स, गैंग और मैट्रिक्स, इट इज अ नॉन मेटेलिक इंप्योरिटी प्रेजेंट इन द ओर। जो भी नॉन मेटेलिक इंप्योरिटी है ओर में प्रेजेंट है, उन्हें गैंग और मैट्रिक्स कहा जाएगा। क्लियर? अब यदि हम बात करें टाइप्स ऑफ मेटलर्जी की, सो टाइप्स ऑफ मेटलर्जी में pyrometallurgy, hydrometallurgy, electrical metallurgy, and ion exchange metallurgy. Now, what is this exactly? Pyrometallurgy. The word pyro means heating effect. जब भी हम हीटिंग इफेक्ट का यूज करेंगे और उससे मेटल को एक्सट्रैक्ट करेंगे, उसे बोलेंगे पायरोमेटलर्जी। ऑलमोस्ट सारे मेटल्स के लिए हीटिंग इफेक्ट यूज आते हैं। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम ओर बाय यूजिंग हीट एनर्जी, एग्जांपल कैल्सिनेशन, रोस्टिंग, रिडक्शन, ये सारे हम बहुत डिटेल में देखने वाले हैं।
और किस मेटल के लिए यूज होता है? जो लेस रिएक्टिव हो, जो ज्यादा रिएक्टिव होंगे हिट करने पे रिएक्ट कर जाएंगे। तो कम रिएक्टिव मेटल, तुम देखोगे यहाँ पे एक भी मेटल ऐसा नहीं लिखा है जो एस ब्लॉक का है। सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल होते हैं एस ब्लॉक के। क्लियर? सेकंड, हाइड्रो। द वर्ड हाइड्रो मींस यूजिंग वाटर। सो हाइड्रोमेटलर्जी, दिस इज अ वेट मेटलर्जिकल प्रोसेस जिसमें हम सॉल्यूशन में कुछ केमिकल रिएक्शन परफॉर्म करते हैं। सिल्वर, गोल्ड, कॉपर इनके लिए यूज होता है। क्लियर? सो ऐसा नहीं है कि सिल्वर, गोल्ड, कॉपर के लिए पायरो यूज नहीं होता है, मतलब हो सकता है उसके लिए पायरो भी यूज हो। क्लियर? मतलब दो या तीन मेटलर्जी भी साइमल्टेनियसली यूज कर सकते हैं। थर्ड आता है इलेक्ट्रिकल मेटलर्जी, यूज्ड फॉर हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट लाइक एस ब्लॉक। इसमें मेनली हम इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस परफॉर्म करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हैं, इलेक्ट्रिक फर्नेस यूज करते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक वेसल यूज करते हैं, इलेक्ट्रिकल मेटलर्जी। फिर आता है आयन एक्सचेंज मेटलर्जी। जनरली आयन एक्सचेंज मेटलर्जी यूज्ड फॉर द ट्रांसुरानिक एलिमेंट, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। जो वो एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर 92 के बाद आता है उन्हें बोला जाता है ट्रांसुरानिक एलिमेंट। आफ्टर यूरेनियम, ट्रांस यूरानिक, यूरानिक मींस यूरेनियम। So after uranium elements, after atomic number 92, we call them transuranic element. चलो जल्दी से कॉपी कर लो, nothing much to explain here. सर ट्रांसयूरेनिक एलिमेंट्स तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं ना? हाँ, तो यूरेनियम के बाद वाले सारे रेडियो एक्टिव हैं। एटॉमिक नंबर 82 के बाद सारे रेडियो एक्टिव होते हैं। ये तो 92 के बाद बोल रहा हूं मैं, राइट? यस सर। लेक्चर नोट्स लेक्चर में ही कॉपी करने, इवन मैं खुद भी टाइम दे रहा हूँ, अदरवाइज मैं इसको सिर्फ पढ़ाने जाऊंगा तो मुझे भी 2 लेक्चर कम लगेंगे। एक ही वीक में मैं खत्म कर सकता हूँ, बट मुझे वो नहीं करना है। मुझे चाहिए कि तुम साथ में लिखते भी चलो। कल टेस्ट है तुम्हारा ना? Yes, sir. हो गया सर। No, sir. Pyro means heat, hydro means water,
इलेक्ट्रिसिटी, आयन एक्सचेंज। आयन एक्सचेंज मेटलर्जी हम बहुत ज्यादा इसमें नहीं पढ़ेंगे, मेनली तीनों मेटलर्जी का हम ज्यादा यूज करने वाले हैं। चलें हम आगे। 1 minute. समर्थ का मैसेज, सर एलिमेंटल और में अलग अलग एलिमेंट्स कंबाइंड फॉर्म में रहते हैं क्या? एलिमेंटल ओर्स में मतलब कंबाइंड फॉर्म नहीं है तभी तो एलिमेंटल बोलेंगे, मतलब समर्थ में नहीं समझा। एलिमेंट्स मतलब सिल्वर प्लस डस्ट पार्टिकल। एलिमेंटल मतलब जो एलिमेंट्स हो, कंपाउंड ना हो, फिर कंबाइंड कैसे हो जाएंगे? लीस्ट ऑफ ओर्स एंड देयर नेम्स, ये हमें याद ही रखना है, नथिंग कैन बी डन। बस ये है कि जब तुम 2 बार 3 बार 4 बार इस सामने यूज आते जाएगा तो वो याद होते भी चले जाएंगे। और क्वेश्चंस में बोलो डायरेक्टली आए हैं जेई मेन में, इसमें से इवन एडवांस में भी 4 ऑप्शन करेक्ट है, उसमें से एक ऑप्शन दे दिया दिस इज द ओर ऑफ दिस, तो वो काफी ज्यादा एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें ये ओर्स के नेम पता हो। क्लियर? लीस्ट ऑफ ओर्स एंड देयर नेम, सल्फाइड ओर डजंट मैटर, सल्फाइड ओर से मतलब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पीबीएस इज गलेना, ओर ऑफ लेड। एचजीएस सिनेबार, मर्क्यूरी का ओर है। जिंक ब्लेंड्स, कॉपर ग्लांस, कॉपर पाइराइट, आयरन पाइराइट, सब लिखना है, याद ही करना है, इसमें कुछ भी नहीं किया जा सकता ना दूसरा मतलब। मैं वेट कर रहा हूं उसके लिए भी। इस चैप्टर का तुम बुकलेट जब देखोगे ना तो उसमें देखोगे पीछे प्रीवियस ईयर में जेईई मेन वगैरह में फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन आए, डायरेक्ट ओर का नेम पूछा गया है। कार्नालाइट का क्वेश्चन आया था नीट में 2018 में। व्हाट इज कार्नालाइट, ये क्वेश्चन था। सर हाँ, सर अभी तक आपने क्या सिखाया? केमिस्ट्री। कहाँ था तू अब तक? सर वो लेट ज्वाइन हुआ, थोड़ा सा नेटवर्क इश्यूज सर। 3rd पेज पे हम। सर आपने स्टार्ट कर दिया क्या चैप्टर? अरे तो 10:20 हो रहा, 9:30 पे लेक्चर था, नहीं स्टार्ट करने का क्या लॉजिक है यार? 3rd पेज पे हूँ, बोल तो रहा हूँ मैं। दिख रहा है तुम्हें यहाँ पे 1 2 3, 3rd पेज पे हूँ। और ये सभी लिख लेना क्लास में, लेक्चर के टाइम पे। मैं लेक्चर नोट शेयर नहीं करूंगा, बाद में बोलोगे तो। सर यस। सर सल्फाइड ओर में वो लास्ट वाली ओर का नाम क्या है? रूबी सिल्वर और पायरा, क्या नाम दे रखा है, कुछ मिसप्रिंट लग रहा है। पायरा डबल आर, एक और आर नहीं आना चाहिए। पायरा गेराइट, चेक कर लेता हूं मैं एक बार उसका, कुछ स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, क्योंकि सेकंड आर मुझे वो गलत लग रहा है। नहीं, सही लिखा है, पायरर गेराइट।
पहले ये वाला बॉक्स कॉपी करना है, फिर सेकंड ये, ताकि मैं नीचे कर सकूं। ऊपर के दोनों बॉक्स कॉपी करना, फिर नीचे के से 2 बॉक्स में आना। चले हम आगे। Yes, sir. ऊपर के Yes, 2 sir. बॉक्स हो गए कॉपी। Yes. सेकंड लास्ट बॉक्स कार्बोनेट और CaCO3, लाइमस्टोन MgCO3, मैग्नेसाइट, डोलोमाइट CaCO3.MgCO3, सिडराइट। ये शायद मुझे ऐसा याद है ये सारे नाम हमने वहां भी लिखे हैं इस ब्लॉक में, 11th में लिखे हैं क्या? कंपाउंड्स हाँ, ऑफ sir. तो अच्छी बात है, दूसरी बार रिपीट हो रहा है। हो सकता है डीएनए ब्लॉक में फर्दर कुछ और रिपीट हो। सो जब बार बार रिपीट होंगे, तुम एक बार अच्छे से पढ़ोगे ना, तो इजीली रिलेट कर पाओगे, याद कर पाओगे। फिर जैसे इवन ऑक्साइड सॉल्ट और में जिप्सम, इप्सम, ये सब कुछ लिखा रखे हैं, मुझे याद है अच्छे से। ग्लोबल सॉल्ट ये भी लिखा हुआ है। पोटेशियम ये लिखा हुआ है हमारा। पोटेशियम लिखा था हमने किस चैप्टर में? Coordination compound. Coordination compound. कोऑर्डिनेशन। बहुत सारी चीजें जो रिपीट भी होती रहती हैं, तो जब एक बार तुम यदि याद करोगे तो सेकंड थर्ड टाइम में तुम्हें याद आएगा, हाँ ये तो पढ़ा हुआ है हमारा। इवन पूरे इनऑर्गेनिक में भी ऐसा ही रहता है, ब्लॉक केमिस्ट्री में भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो बॉन्डिंग में भी कवर होती हैं, BIN में कवर होती हैं, फर्दर वो यहाँ पे फिर यूज आती है। सर वो ब्लैक टिन सेम ही है? सर टिन स्टोन और ब्लैक टिन सेम है, अलग अलग? कहाँ पर है? ऑक्साइड और थर्ड लास्ट। नहीं दिख रहा मुझे, तो तू कहाँ बोल रहा है? फर्स्ट बॉक्स। First box. फर्स्ट बॉक्स। कौन सा फर्स्ट बॉक्स? नहीं पता। सर SnO2। अच्छा, ये टिन स्टोन, हाँ
सर टिन स्टोन और ब्लैक टिन सेम है या डिफरेंट है? एक्चुअली टीन स्टोन SnO2 होता है, और टीन स्टोन जो 60 to 70% होता है तो उसे ब्लैक टीन कहा जाता है। लिखा है ना पे, SnO2 is टीन स्टोन, when it is present 60 to 70% we call it black teen. ओके सर। सर सेकंड बॉक्स में फोर्थ ओर का नाम क्या लिखा है? सेकंड बॉक्स में फोर्थ और लेमनाइट, LE होना चाहिए वो। FeO.TiO2। Done. वो है ना डबल एल है, FeO.TiO2 IL ilmenite। आई, एक मिनट रुकना ना, मैं कंफर्म करता हूँ, मुझे भी नहीं पता लग रहा है क्यों, क्या नाम है, डबल एल है, IL है, IL है वो, ilmenite। It is ILMENITE, FeO.TiO2। सर कार्बोनेट और भी लिखने हैं क्या? सब कुछ लिखना है जितना भी स्क्रीन पे दिख रहा है। सब कुछ लिखना है ना जो भी स्क्रीन पे दिख रहा है तुम्हें। इवन इसके बाद भी कुछ और हैं फोर्थ पेज पर। ये फिर मैंने सेपरेट कर दिए जस्ट उन ओर्स को, मतलब ऑलरेडी ये ओर्स कवर हो गए, ये हम फिर इंडिविजुअल उसमें ही लिखेंगे, यहाँ पे नहीं लिखेंगे। हो गया कॉपी? नो सर। Yes, sir. डन? डन सर। चलो नेक्स्ट, प्रिंसिपल स्टेप्स इन द एक्सट्रैक्शन इन द मेटलर्जी।
जो ऑलरेडी भी मैं तुम्हें थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा था। क्रशिंग वो 0 नंबर लिख दिया है क्योंकि वो पहले आना चाहिए, तुम 6 कर लो से 1 2 3 4 5 6, मतलब स्टार्ट 1 से करो। फर्स्ट क्रशिंग ग्राइंडिंग एंड पल्वराइजेशन, क्रश करना और को उनको ग्राइंड करना मतलब वही क्रशिंग। पल्वराइजेशन मतलब उन्हें पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करना। एक बड़े साइज और को छोटे पार्ट में कन्वर्ट करना ताकि वो प्रोसेस के लिए इजी हो हमारे लिए, हम उसमें कोई भी प्रोसेस परफॉर्म कर सकें। देन नेक्स्ट है कंसंट्रेशन और ड्रेसिंग ऑफ ओर। कंसंट्रेशन ऑफ ओर में डस्ट पार्टिकल रिमूव करेंगे हम। नेक्स्ट है कन्वर्जन ऑफ कंसंट्रेटेड ओर into a suitable form, mostly into an oxide depending on the nature of ore, that is calcination or roasting. So next step है calcination roasting, ये भी हम डिटेल में देखेंगे, अभी के लिए जस्ट लिख लेते हैं हम क्या करना है इसमें। प्रोडक्शन ऑफ मेटल बाय रिडक्शन, देन प्यूरिफिकेशन, और लास्ट में है प्रोसेस ऑफ पोल्यूशन कंट्रोल फॉर ट्रीटिंग वेस्ट। क्या ये स्टेप्स क्लियर है? मतलब इनको हम डिटेल में ही हमें देखना है, दैट विल टेक रफली 2 लेक्चर्स। एक एक स्टेप, एक एक मेथड में, एक एक स्टेप्स में कितने टाइप के मेथड्स होते हैं वो हमें पढ़ना है। सो किसी भी और से जब हम मेटल को एक्सट्रैक्ट करेंगे तो ये मेनली 5-6 स्टेप्स होती हैं। हाँ, ये पॉसिबल है कि सेकंड स्टेप में 2 अलग अलग प्रोसेस परफॉर्म करना पड़ जाए हमें। सर 0 नंबर में क्या लिखा है? 0 को तुम 1 कर लेना, वो मैंने पहले नंबरिंग दे दी थी, उसके बाद उसको ऐड किया था। तुम 1 2 3 4 5 6 कर लेना। क्रशिंग, ग्राइंडिंग एंड पल्वराइजेशन। सर वो लास्ट स्टेप है क्या मतलब? फर्स्ट है। तू क्या लगता है सबसे पहले तू ओर को पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करेगा या पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करने के पहले दूसरा प्रोसेस करेगा, लास्ट में जाके जब मेटल मिल जाएगा फिर ओर को हम क्रशिंग करेंगे? सर नहीं सर। 0 इसलिए लिखा ना, मतलब वो सबसे पहले, दैट शुड बी 1। मैंने पहले लिख दिया था, उसको मिस कर दिया था, तो फिर मैंने 0 कर दिया एज सच। ये काफी डिटेल में हमें देखना ही है, जस्ट अभी लिख लो। concentration and dressing of ore, there are 2 methods, physical and chemical. फिजिकल में फर्दर 3 मेथड्स हैं, ग्रेविटी सेपरेशन और लेविगेशन, मैग्नेटिक सेपरेशन, फ्रोथ फ्लोटेशन। You have to copy this complete page। फिर मैं बोर्ड पे आता हूँ कंसंट्रेशन और ड्रेसिंग ऑफ ओर को एक्सप्लेन करने के लिए।
हो गया कंप्लीट? हाँ सर। नो Yeah. सर। डन सर। बोर्ड दिख रहा है? Yes, sir. Yes, sir. देखो, concentration of ore में जनरली वी हैव 4 मेथड्स, 3 फिजिकल मेथड्स हैं, एक केमिकल मेथड है। फिजिकल मेथड में मतलब हम सिंपल कुछ केमिकल रिएक्शंस वगैरह परफॉर्म नहीं करने वाले हैं। पहला क्या था, नाम बताओ जल्दी से, क्या था? ग्रेविटी Gravity सेपरेशन। separation or levitation. ग्रेविटी सेपरेशन और लेविगेशन। देखो, यू डोंट नीड टू कॉपी एज ऑफ नाउ, मैं वो शेयर कर दूंगा, बस मुझे एक्सप्लेन करना है एक बार बोर्ड पर। ग्रेविटी सेपरेशन ये तब परफॉर्म किया जाता है जब देयर इज अ डिफरेंस इन स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी मींस डेंसिटी। जहां पर मेटल और इंप्योरिटी के बीच में डेंसिटी का डिफरेंस होगा, वहां पर ये प्रोसेस हम परफॉर्म करेंगे। ठीक है? कुछ वाइब्रेटिंग इस टाइप का स्लोपी एक सरफेस लिया जाता है, ठीक है? इसे एक वाइब्रेटर से कनेक्ट कर दिया जाता है, यहां से क्रस्ट और पल्वराइज्ड ओर को डाला जाता है पाउडर फॉर्म में, जिसमें कुछ इंप्योरिटी भी है। जनरली ऑक्साइड ओर में से सिलिशियस इंप्योरिटी को रिमूव किया जाता है। और मेटल वो हेवी होते हैं, डस्ट पार्टिकल लाइट होते हैं, ठीक है? उन्हें यहाँ पे रखा जाता है। तो कुछ और डस्ट पार्टिकल यहाँ पे आ गए, यहां से एक पावरफुल वाटर जेट को छोड़ा जाता है। जो वाटर जेट मतलब पानी को with pressure, water with pressure, when we pressurize the water from here, होगा क्या, यहाँ पर ये वाटर कुछ इस फॉर्म में चला जाएगा। यहाँ पर हम एग्जैक्टली एक वेसल रखेंगे। ये जो कुछ डस्ट पार्टिकल्स हैं, डस्ट पार्टिकल लाइट्स हैं, डस्ट पार्टिकल पानी के साथ बह के यहाँ पे आ जाएंगे। और पार्टिकल जो स्लोपी है कुछ इस टाइप से है, और पार्टिकल यहाँ सेटल हो जाएंगे, वो पानी के साथ बह के नहीं जाएंगे। क्या फील कर सकते हो तुम क्या प्रोसेस हो रहा है? यदि यहाँ पे और पार्टिकल है, मेटल्स हैं, क्या वो वाटर के साथ यहाँ से बह के जाएंगे? क्या स्लोपी होगा तो? No, sir. नहीं। और डस्ट पार्टिकल बह के चले जाएंगे। अब क्वेश्चन आता है, इसको वाइब्रेटिंग क्यों रखा गया है? क्यों वाइब्रेट कर रहे हैं? वो इसलिए वाइब्रेट कर रहे हैं कि कुछ और Light पार्टिकल्स के बीच particles air में होंगे। बह गए, तो डस्ट पार्टिकल इजीली पानी के साथ वाइब्रेशन के कारण ऊपर आ जाए। राइट? क्या सिंपल है प्रोसेस? Yes, sir. Yes, sir. अब यस सर। सेकंड प्रोसेस क्या लिखा था हमने? सेकंड बताओ। Magnetic separation. मैग्नेटिक सेपरेशन। सेपरेशन। When any one of the ore or impurity, और या impurity दोनों में से कोई भी एक मैग्नेटिक और एक नॉन मैग्नेटिक हो, तो मैग्नेटिक सेपरेशन यूज करेंगे। उसमें हम कुछ एक रोटेटिंग व्हील्स लेंगे, या यहां से हम और पार्टिकल को इस पर डालेंगे, ये इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा होगा। दिस इज अ मोटर, एक मोटर यहाँ पे लगी होगी। जो इस पूरे सिस्टम समझ में आ रहा है, 2 व्हील्स, उस पे एक बेल्ट रोटेट कर रहा है। फील कर पा रहे हो क्या सिस्टम है? यस sir. सर। Yes, sir. तो ये बेल्ट है, ये बेल्ट उस पर रोटेट कर रहा है। यहाँ पर और पार्टिकल आ गए, इसमें से एक मैग्नेटिक है, एक नॉन मैग्नेटिक है, मतलब इम्प्योरिटी और ओर में से। इसे हम मैग्नेटिक बना देते हैं। दिस इज मैग्नेटिक रोलर, या मैग्नेटिक रोलर है। देखना,
यहाँ पर इम्प्योरिटीज और और पार्टिकल कुछ आ रहे हैं, दो वेसल रखें, एक यहाँ पर रखा गया, एक यहाँ पर रखा गया। एक पार्टिकल है जो डायरेक्ट यहाँ पे फॉल हो जाएगा, दूसरा पार्टिकल है जो यहाँ पर फॉल होगा। क्या लगता है कौन सा पार्टिकल इस मैग्नेटिक रोलर से थोड़े ज्यादा टाइम के लिए अटैच होगा और वो बजाय डायरेक्टली फॉल होने के कुछ ऐसे फॉल होगा? जो पार्टिकल मैग्नेटिक होगा। मैग्नेटिक। सिंपल है, जो मैग्नेटिक है वो मैग्नेट से ज्यादा टाइम के लिए अटैच होगा, जो नॉन मैग्नेटिक है वो मैग्नेट से अटैच ना होकर डायरेक्ट गिर जाएगा। सो मैग्नेटिक और magnetic impurity, whichever is magnetic, that will be stored in this one, another non-magnetic will be stored in this one. Clear है? Yes, sir. Yes, Yes. अब थर्ड पर फ्रोथ फ्लोटेशन पर, फ्रोथ फ्लोटेशन में क्या करेंगे, हम एक फ्रोथिंग एजेंट लेंगे। पता है जो हमारे सॉप होते हैं, डिटर्जेंट्स होते हैं, उसमें कुछ फ्रोथिंग एजेंट होते हैं। फ्रोथिंग मींस जो फ्रोथ झाग को क्रिएट कर सकता है। सो पाइन ऑयल हो गया, यूकेलिप्टस ऑयल हो गया, ये ऑयल हम लेंगे वाटर में। दिस इज द स्लरी ऑफ वाटर प्लस पाइन ऑयल प्लस और क्रस्ट फॉर्म में, पाउडर फॉर्म में, प्लस कुछ स्टेबलाइजर और कुछ दूसरी चीजें छोटी मोटी जो हमें रिक्वायर्ड होगी वो हम इसमें ऐड करेंगे। अब इसे यहाँ पर एयर बबल करेंगे, ऐसा कुछ सिस्टम ले लेंगे जिसमें होल्स कर देंगे, यहाँ से एयर को बबल करेंगे। जैसे ही एयर को बबल करेंगे कुछ फ्रोथ क्रिएट होने लगेगा। नाउ स्पेशली इफ वी टॉक अबाउट सल्फाइड ओर, सल्फाइड ओर की एक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ये प्रॉपर्टी होती है कि वो फ्रोथ के साथ अटैच हो जाए, और वो एक फ्रोथ के साथ अटैच होके और पार्टिकल सरफेस पे आ जाएंगे और इसे हम एक अलग वेसल में कलेक्ट कर लेंगे। क्लियर? तो सारे के सारे और पार्टिकल इधर, 10 पार्टिकल या दूसरे जो भी इंप्योरिटीज हो नीचे सेटअप हो जाएंगे। सो उन सल्फाइड ओर्स के लिए मेनली यूज होगा फ्रोथ फ्लोटेशन। इसमें हर किसी का फंक्शन हमें देखना होगा। बेसिक लॉजिक, दो पार्टिकल हैं इम्प्योरिटी एंड सल्फाइड ओर। सल्फाइड ओर हैज टेंडेंसी टू अटैच विद द फ्रोथ एंड इम्प्योरिटी हैज लेस टेंडेंसी टू अटैच विद द फ्रोथ। फ्रोथ कौन क्रिएट कर रहा है? ऑयल। तो यहाँ पे दो पार्टिकल हैं, एक ऑयल और एक वाटर। इम्प्योरिटी पानी के साथ अटैच है, पानी में सेटल हो गई। फ्रोथ के साथ सल्फाइड ओर अटैच है, फ्रोथ के साथ ऊपर चले गए, जिन्हें सेपरेट कर लिया। क्लियर है? अभी हम उन इंप्योरिटीज को रिमूव कर रहे हैं जो कि नॉन अटैच्ड फॉर्म में, जो केमिकली बॉन्डेड नहीं है, ठीक है, और केमिकली बॉन्डेड होगा उसको हम सेकंड नेक्स्ट स्टेप में जाके रिमूव करेंगे। फिर इसके बाद एक टर्म था लिचिंग। लिचिंग में केमिकल फ्रोथ फ्लोटेशन रिपीट कर सकते हैं? Yes, sir. एक बार वैसे तो मैं बहुत डिटेल में बताने वाला हूँ, काफी कुछ है, तीनों ही लिखवाने भी वाला हूँ, बट जस्ट मैं एक ब्रीफ कर रहा हूँ ताकि तुम जब लिखोगे नहीं पढ़ोगे सर, तो। वो जो मेटल फ्लोट करने लगता है ऊपर फ्रोथ के साथ, वो समझ नहीं आया सर। Sulfide ore has tendency to attach with the froth with pine oil particles, with oil particles, and the impurity has tendency to attach with the water. तो जो वाटर के साथ अटैच होने की टेंडेंसी वाटर में रह जाएंगे, जो फ्रोथ के साथ अटैच होने की टेंडेंसी है फ्रोथ के साथ चले जाएंगे। क्लियर? ओके सर। अब हम आते हैं केमिकल मेथड लीचिंग पर। लीचिंग में क्या होगा, हम कुछ केमिकल्स वाटर में, पहले तो उसको वाटर में डिसॉल्व कर लेंगे, वाटर या कोई भी दूसरे सॉल्यूशन, जनरली एक्वस सॉल्यूशन ही लिया जाता है। एक्वस सॉल्यूशन में और पार्टिकल पाउडर फॉर्म में और इम्प्योरिटी दोनों आ गई। इम्प्योरिटी कौन सी? नॉन अटैच्ड वाली। जैसे मैं एक एग्जांपल लूं, Al2O3 में इम्प्योरिटीज होती हैं, Fe2O3 होता है एक इम्प्योरिटी, एक होता है TiO2। क्लियर? These are the impurity present in alumina, एल्यूमिनियम के ओर में। अब हम क्या करेंगे, इस ओर प्लस इम्प्योरिटी वाले सॉल्यूशन में NaOH को ऐड कर देंगे। ये केमिकली रिएक्ट करेगा Al2O3 से और बनाएगा NaAlOH4, जिसे हम फर्दर हीट करके कन्वर्ट कर लेंगे Al2O3 में। ये सॉल्यूशन से बाहर, ये सॉल्यूशन में डिसॉल्व फॉर्म में, ये सॉल्यूशन में अनडिसॉल्व फॉर्म में रहेंगे। तो NaOH एक ऐसा रिएजेंट है जो Al2O3 को डिसॉल्व कर देता है, इन्हें डिसॉल्व नहीं करेगा। तो जो डिसॉल्व नहीं हुए उन्हें बाहर कर दिया, जो डिसॉल्व हो गए वो सॉल्यूशन फॉर्म में रह गए, उसे हीट किया, Al2O3 बना दिया। कहां से स्टार्ट किया था? Al2O3 से। Al2O3 पे आके देयर इज नो चेंज इन केमिकल फॉर्मूला, बट वी हैव रिमूव्ड नॉन अटैच्ड इम्प्योरिटी यूजिंग दिस रिएजेंट। लीचिंग रिएजेंट इज NaOH हियर। समझ में आया? Yes. हाँ सर। चलो लिख लें अब हम चारों मेथड्स।
Yes, sir. Sir. Is it visible properly? Yes, sir. Yes. Gravity separation levitation. This technique utilizes the density difference between the ore and impurity. क्या concept use हुआ है? Density difference. It is mainly applicable to the oxide ore. Examples बहुत मैटर करते हैं, याद रखना है हमें कौन से एग्जांपल के लिए मेथड यूज हुआ है. इसमें से 2 एग्जांपल एनसीईआरटी में दे रखे हैं और एक एग्जांपल मैंने अलग से जो यूज मुझे दिखा काफी जगह यूज आता है वो लिखा है. ये पूरा टेबल बना रखा है जो मैंने बोर्ड पे ड्रॉ किया था. वाइब्रेटिंग टेबल, वाटर, क्रस्ट ओर, गैंग और मैट्रिक्स which is non-attached impurity, non-metallic impurity. सर अभी कॉपी करना है पूरा? हाँ कॉपी करना है और नहीं तो क्या. और थोड़ा फास्ट करना है, टाइम कम है हमें, वो तीनों चारों मेथड कॉपी करने हैं. हो गया. कॉपी हो गया है क्या इतना? No, sir. हाँ सर. फर्स्ट पॉइंट हो गया है कॉपी, तो मैं थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ. सब फर्स्ट पॉइंट दिखा ही नहीं. मुझे लग नहीं रहा कि मेरे पास इतना टाइम है कि तुम्हें चारों पेज कॉपी करवा पाऊं, तो मुझे एक बार एक्सप्लेन करने दो, फिर ये 4 पेजेस में शेयर करता हूं जस्ट आफ्टर द लेक्चर. ठीक है? Yes, sir. Yes. Yes. कॉपी करना है, लेक्चर में जस्ट बाद वेट करिए. मैग्नेटिक सेपरेशन. This method is used to separate the magnetic impurity from the non-magnetic ore. So या तो एक मैग्नेटिक impurity हो या नॉन मैग्नेटिक impurity, और वाइस वर्सा भी कर सकते हो, इसके आगे लिख सकते हो जब लिखोगे. Example, tin stone is separated from magnetic impurity wolframite. ये एनसीईआरटी में दे रखा है एग्जांपल, याद रखना है. वोल्फ्रामाइट होता है FeWO4, टंगस्टन है W and MnWO4. Second example, magnetite is magnetic ore. FeO from chromite ore is separated using this magnetic separation. In magnetic separation, powder ore is allowed to fall. Powder ore is allowed to move towards magnetic roller and fall downwards. The magnetic material makes a new heap because it held to the roller for a longer time. जैसा बोर्ड पे एक्सप्लेन किया था, जो भी मैग्नेटिक इंप्योरिटी या मैग्नेटिक ओर है वो रोलर से ज्यादा टाइम तक के लिए अटैच होंगे और सेपरेट हो जाएंगे. क्या इतना क्लियर है? सिंपल मेथड है.
सर सेकंड पॉइंट, सर वो सेकंड पॉइंट में द मैग्नेटिक मटेरियल के बाद क्या लिखा है? मैग्नेटिक मटेरियल मैक्स अ न्यू हीप, मैक्स अ न्यू हीप मतलब एक अलग जगह वो इकट्ठा होगा, राइट? यस। तो Froth flotation or oil flotation. This process is used to separate the sulfide ore from impurity in the ore. It is based on difference wetting property of the ore by oil and the impurity by the water. So wetting मतलब कौन किससे कितना अटैच होगा। पता है यदि हम पानी को लेंगे एक कॉटन के कपड़े पे डालेंगे तो वो ज्यादा वेट हो जाएगा, तो वहीं पे हम एक उसको सिल्क के कपड़े पे डालेंगे तो उतना वेट नहीं होगा। तो वेटिंग प्रॉपर्टी ऑफ कॉटन इज मोर इन कंपैरिजन टू दैट सिल्क क्लॉथ और टेरिकॉट क्लॉथ। तो वेटिंग मतलब कितना उसे गीला कर सकता है, कितना अटैच हो सकता है उसके साथ। So differential wetting property of the ore with oil and impurity by the water. A fine powder of an ore mixed with water to form a slurry, and one oil component such as pine oil, eucalyptus oil, crude coal tar, cresol, etc. ये इतने में से कोई भी एक oil लेंगे, is added to it together with sodium ethyl xanthate as a collector. इसका भी यूज देखेंगे हम, सोडियम इथाइल xanthate कलेक्टर का क्या यूज है। Fourth point, air is bubbled through the mixture to creates bubble. एयर को हम बबल आउट करेंगे ताकि बबल वहां पे कुछ फ्रॉथ क्रिएट कर सकें। Finally, the ore is floated to the froth and siliceous impurity are settled at the bottom of the tank. So sulfide ore सरफेस पे आ गए क्योंकि उनका अटैचिंग प्रॉपर्टी फ्रोथ के साथ ज्यादा है इन कंपैरिजन टू impurities. So ऐसा कुछ सिस्टम डिजाइन किया, सल्फाइड ओर को सेपरेट कर दिया फ्रोथ के साथ। अब सारे इसमें कौन कौन से सब्सटेंस उनका डिफरेंट फंक्शंस, फ्रोथिंग एजेंट और फ्रोथर्स और फ्रोथिंग एजेंट जो फ्रोथ क्रिएट करते हैं उन्हें फ्रोथिंग एजेंट या फ्रोथर्स कहा जाता है। स्टेबलाइजर जो फ्रोथ को, अच्छा यदि हम घर में फ्रोथ क्रिएट करते हैं कितनी देर रहेगा वो, 5 मिनट, 2 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट। अब फ्रोथ को उसकी जो लाइफ टाइम है 5 मिनट से 50 कन्वर्ट करने के लिए हम यूज करते हैं स्टेबलाइजर, एनिलीन और क्रिसोल। ये यूज होते हैं एज अ स्टेबलाइजर, फ्रोथ को काफी टाइम तक फ्रोथ के फॉर्म में रहने देते हैं। एक्टिवेटर टू हेल्प द कलेक्टर stay attached to the particle to be floated to improve floating character of the ore. Activator कुछ सल्फाइड और ऐसे हैं जिनकी फ्रोथिंग प्रॉपर्टी यदि कम है तो उनकी फ्रोथिंग प्रॉपर्टी को मेंटेन करने के लिए यूज होता है। कभी कभी एक्टिवेटर वहां भी यूज होते हैं जब इम्प्योरिटी जो है और ओर पार्टिकल जो हैं दोनों ही सल्फाइड हो रहे हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल देखो, इम्प्योरिटी है पीबीएस गैलेना, क्लियर, और है सल्फाइड ZnS। अब दोनों ही सल्फाइड हो रहे हैं तो क्या करेंगे, एक्टिवेटर सल्फाइड ओर की फ्लोटिंग कैरेक्टर को इंक्रीज कर देगा। दो सल्फाइड पार्टिकल में से एक्टिवेटर किसी एक की फ्लोटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स को बढ़ा देगा तो वो जल्दी से ऊपर आ जाएगा। सिमिलरली जैसे एक्टिवेटर्स होते हैं डिप्रेसेंट भी होते हैं। डिप्रेसेंट क्या करेंगे, पीबीएस नहीं चाहिए, पीबीएस की प्रॉपर्टी को कम करेगा। फिर डिप्रेसेंट जो भी नॉन डिजायरेबल है उसकी फ्लोटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स को कम कर देगा, वो हो गया डिप्रेसेंट। एक्टिवेटर जो रिक्वायर्ड है उसकी फ्लोटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स को बढ़ा देगा। क्या एक्टिवेटर और डिप्रेसेंट क्लियर है सभी को? यस सर। Yes. Collectors to form froth and collect ore particle with the froth. Collectors ore particle को froth के साथ अटैच होने में, कलेक्ट करने में हेल्प करते हैं। एग्जाम्पल डिप्रेसेंट का NaCN decreases activity of ZnS presence in galena. So ZnS और PBS यही एग्जाम्पल में हम डिप्रेसेंट यदि यूज करेंगे तो ZnS की प्रॉपर्टी फ्लोटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स को कम कर देगा NaCN, Na2ZnCN4 बनाकर। चलो क्लियर इतना? क्या इस पेज पे किसी को कोई डाउट है? इंफॉर्मेशन है मेनली तो पीबीएस का होता है ना? क्या गैलेना तो पीबीएस का होता है ना? और
हाँ, तो यहाँ पर डिप्रेसेंट में ZNS, जैसे यहाँ पे हमने ZNS की प्रॉपर्टी को इंप्रूव किया था, यहाँ पे ZNS की प्रॉपर्टी को डिक्रीज कर दिया, यही तो एग्जांपल है। इम्प्योरिटी इन PBS इज ZNS, ZNS को हमने इंप्रूव कर दिया, यहाँ पे ZNS को डिप्रेस कर दिया। किसी भी एक को जिंक ब्लेंड आएगा ना गैलेना की जगह पे। chemical method leaching, it is the process by which the required substance, may be metal or impurities, is dissolved out from the ore by using a suitable reagent. एग्जाम्पल सिल्वर, गोल्ड, एल्यूमिनियम, इनके लिए यूज होता है वेट मेटलर्जी कहते हैं इसे, सॉल्यूशन में डिसॉल्व करके। ये जो एग्जाम्पल बोर्ड पे लिया था वही एग्जाम्पल यहाँ पर है, चेक कर सकते हो। एल्यूमिना में से इंप्योरिटी को रिमूव किया, एल्यूमिनियम को सोल्यूबल बना दिया और इंप्योरिटी इनसोल्यूबल फॉर्म में सेपरेट हो गई। और पार्टिकल्स को डिसॉल्व कर लिया, सेपरेट किया और जो इंप्योरिटी है नॉन डिसॉल्व फॉर्म में अलग हो गई। क्लियर है क्या केमिकल मेथड लीचिंग? Is there any doubt till here? No doubt, sir. चले हम आगे। चलो ये पेजेस स्पेशली 4 पेजेस में शेयर कर देता हूं अभी, क्योंकि लिखने का टाइम थोड़ा कम था। और कॉपी कर लेना, ट्राई करो, अभी बैठ के कॉपी कर लो, 5 से 10 मिनट भी नहीं लगेंगे तुम्हें, ठीक है? सेशन एंड कर दूं फिर मैं आज? सर आप वो लिस्ट ऑफ ओर्स भी भेज सकते हैं? भेजता हूँ, चलो ठीक है।